बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग गॉडजिला। वक्त सन 1954, जहां पर मोनार्क साइंस ऑर्गेनाइजेशन जो धरती पर ऐसे क्रिएचर्स को कंट्रोल करती है जिससे हमारी धरती को, इंसानियत को खतरा है। यहाँ पर ये एक बहुत बड़े जीव का पीछा कर रहे होते हैं जिसका नाम है गॉडजिला। ये उस पर एटम बॉम्ब से हमला करते हैं लेकिन उसकी डेड बॉडी कभी नहीं मिली। वक्त आता है सन 1999 का, जहां पर डॉक्टर सिरिजावा और उनकी असिस्टेंट विवियन एक साइट पर जाती है जहां पर बहुत सारे वर्कर काम कर रहे होते हैं। यहाँ इन्हें एक ऐसी जगह पर ले जाया जाता है जो पूरी तरह से अपने आप ही धंस गई थी, और जब ये उसके अंदर जाते हैं तो ये देखते हैं कि वो एक बहुत बड़े जीव का कंकाल है। इतना बड़ा जीव कभी किसी ने नहीं देखा। यहाँ पर इस जीव के दो क्रिस्टल्स भी मिलते हैं, एक तरह के अंडे जिनके अंदर जीव जिंदा होते हैं, पर एक क्रिस्टल्स कहीं चला गया होता है जबकि दूसरा क्रिस्टल्स पूरी तरह से डेड होता है। वहीं दूसरी तरफ जापान के जंजीरा न्यूक्लियर पावर प्लांट को दिखाया जाता है जहाँ पर जो को बताया जाता है कि इन्हें बहुत अजीब अजीब सी कंपन धरती के नीचे से मिल रही है। जो यहाँ पर इंजीनियर है और सुपरवाइजर भी, वो अपनी पत्नी सैंड्रा को टेक्नीशियंस की एक टीम के साथ टनल्स के अंदर रिएक्टर के पास भेजता है। ये सब के सब अंदर चले जाते हैं और तभी इन्हें बहुत अजीब सी हलचल होना शुरू हो जाती है। इनकी तरफ कोई बहुत तेजी से बढ़ रहा होता है, पूरी की पूरी टनल नीचे गिर रही होती है। जो का कॉलिग बताता है कि रेडिएशन बहुत तेजी से फैल रहा है, हमें जल्द से जल्द दरवाजा बंद करना होगा। अगर रेडिएशन बाहर आ गया तो पूरा का पूरा शहर तबाह हो जाएगा। जो अपनी पत्नी सैंड्रा को कॉल करता है। सैंड्रा कहती है कि हम वापस लौट नहीं पाएंगे, और अब जो को ना चाहते हुए भी दरवाजा बंद करना पड़ता है। वो अपनी पत्नी को आखिरी बार देखता है और इसके बाद ये पूरा का पूरा प्लांट जमीन में धंस जाता है। जो अपनी पत्नी की मौत से पूरी तरह से टूट जाता है। 15 साल बीत जाते हैं और जो का बेटा फोर्ड अब बड़ा हो चुका है, जो कि यूएस नेवी में ईओडी ऑफिसर है, यानी कि वो मिसाइल्स को डिफ्यूज करने का काम करता है। वो छुट्टियों में वापस अपने घर सैन फ्रांसिस्को आया है, जहाँ पर खुद का उसका अपना परिवार है। उसकी पत्नी एल जो कि हॉस्पिटल में नर्स है, साथ ही उसका 5 साल का बेटा सैम। अब एक दिन इन्हें जापान से कॉल आता और बताया जाता है कि फोर्ड के पिता जो को यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया है क्योंकि वो जंजीरा न्यूक्लियर पावर जोन में जाने की कोशिश कर रहे थे, जो कि पूरी तरह से क्वारंटीन है, वहां पर कोई नहीं जा सकता। फोर्ड जापान जाता है, वो अपने पिता को जेल से छुड़ा लेता है, और जब वो उनके घर जाता है तो वो देखता है कि आज भी उसके पिता उसी हादसे की जो 15 साल पहले हुआ था, जिसमें वो अपनी पत्नी को बचा नहीं पाए थे और उसकी मृत्यु हो गई थी, उस पर रिसर्च कर रहे होते हैं। वो अपने बेटे फोर्ड को बताते हैं कि मैं दुनिया को साबित कर दूंगा कि वो हादसा कोई नेचुरल हादसा नहीं था, बल्कि यहाँ पर कुछ ऐसा है जो हमसे छुपाया जा रहा है। और ये साबित करने के लिए मुझे अपने पुराने घर पर जाना होगा जहाँ पर मेरी सारी रिसर्च है, जहाँ पर मेरा डेटा है। उन लोगों ने हमें वहाँ से इतनी जल्दी निकाल दिया कि मैं तुम्हारी मॉम की एक तस्वीर तक नहीं ले पाया। पर फोर्ड अपने पिता को कहता है कि ये सब छोड़ो और वापस मेरे साथ मेरे घर चलो। फोर्ड अतीत में वापस नहीं जाना चाहता। वो जख्म जो अब भर चुके हैं, उन जख्मों को दोबारा से कुरेदना नहीं चाहता। रात को जब फोर्ड सो रहा होता है तभी उसे कुछ हलचल की आवाज आती है और वो देखते हैं कि उसके पिता कहीं जा रहे हैं। वो फोर्ड को बताते हैं कि मैं वापस उसी क्वारंटीन वाली जगह पर जा रहा हूँ। 2 हफ्ते पहले मुझे कुछ ऐसी रीडिंग्स मिली जैसी मुझे आज से 15 साल पहले मिली थी, जब वो हादसा हुआ था जिसमें तुम्हारी मॉम की मृत्यु हो गई थी। मुझे पूरा विश्वास है कि वहाँ पर कुछ छुपाया जा रहा है, और 15 साल पहले जो चीज एक्टिवेट थी वो दोबारा से एक्टिवेट हो गई। यहाँ पर फोर्ड भी अपने पिता के साथ उस जगह पर चला जाता है। ये पूरी तरह से एक बंजर जगह होती है जो 15 साल पहले छोड़ दी गई थी। जो यहाँ पर कुछ डॉग्स को देखता है जिन्हें देखने के बाद वो अपने मास्क को उतार देता है क्योंकि वो समझ जाता है कि इस जगह पर रेडिएशन नहीं है, जैसा कि पूरी दुनिया को बताया गया है। इसके बाद जो और उसका बेटा फोर्ड अपने पुराने घर पर जाते हैं, जहाँ पर जो को अपना सारा रिसर्च वर्क और साथ ही साथ अपनी पत्नी की फोटो भी मिल जाती है। तभी इन्हें हेलीकॉप्टर की आवाज आती है, और जब ये बाहर जाते हैं तो ये देखते हैं कि वो न्यूक्लियर पावर प्लांट जो 15 साल पहले जमीन में धंस गया था उसे दोबारा बनाया जा रहा है। इससे पहले कि इन्हें कुछ समझ आता, यहाँ पर कुछ जापानीज सोल्जर आते हैं और इन्हें पकड़कर उसी पावर प्लांट में ले जाते हैं जहाँ पर डॉक्टर सिरिजावा होते हैं। डॉक्टर सिरिजावा वही है जिन्हें सन 1999 में 2 क्रिस्टल्स यानी कि 2 अंडे मिले थे, जिसमें से एक क्रिस्टल्स कहीं गायब हो गया था, जबकि दूसरा क्रिस्टल्स वही था लेकिन वो पूरी तरह से निष्क्रिय यानी कि डेड था।
जो उन्हें कहता है कि 15 साल पहले मैं यहाँ पर इंजीनियर था, यहाँ मैंने अपनी पत्नी को खोया है और मुझे जानने का पूरा हक है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तभी यहाँ पर उसी तरह की हलचल होना शुरू हो जाती है जैसे आज से 15 साल पहले हुआ करती थी। जो कहता है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स है और ये रिएक्टर में खराब होने के कारण नहीं हो रही जैसा कि हमें लगा था। इसका कारण कुछ और है जो पूरी मानव जाति को खतरे में डाल सकती है। और अगले पल इन्हें उन 2 क्रिस्टल्स में से एक क्रिस्टल जो सन 1999 में कहीं गायब हो गया था वो यहाँ मिलता है। दरअसल वो यहाँ पर छुपा हुआ था। यहाँ पर जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं वो उनसे एनर्जी ले रहा था और वही यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स को जनरेट कर रहा था। यहाँ पर जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं उसका सारा रेडिएशन वो एब्सॉर्ब कर चुका होता है और अब उस रेडिएशन को वो एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा होता है। डॉक्टर सेरिज़ावा समझ जाते हैं, इसीलिए वो उस क्रिस्टलिस यानी कि अंडे को पूरी तरह से खत्म करने का ऑर्डर देते हैं। उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फायर की जाती है जिससे कुछ देर के लिए उस क्रिस्टलिस के अंदर कोई भी हलचल नहीं होती, पर बहुत जल्दी उसके अंदर से एक जायंट क्रिएचर जिसके पंख भी होते हैं वो बाहर निकलता है। इसे म्यूटो कहा जाता है। म्यूटो यहाँ पर चारों तरफ तबाही मचाना शुरू कर देता है। वो कई लोगों को मार देता है, साथ ही जो को जख्मी करके वो यहाँ से निकल जाता है। पूरी दुनिया को ये बताया जाता है कि यहाँ पर भूकंप आया था, पर अब यहाँ पर यूएस आर्मी आ जाती है जो अपने साथ जो को, उसके बेटे फोर्ड को और सेरिज़ावा को ले जाती है। जो बहुत ज्यादा जख्मी होता है इसीलिए उसकी मृत्यु हो जाती है और अब फोर्ड और बाकी सबको एहसास होता है कि जो भी कह रहा था वो बिल्कुल सही कह रहा था। अब ये तीनों के तीनों यूएस आर्मी के एक बहुत बड़े शिप में पहुंच जाते हैं जहां पर सेरिज़ावा और उसकी असिस्टेंट विवियन फोर्ड को बताती है कि 1954 में जब पहली बार सबमरीन पानी की गहराइयों में गई तो वहां पर उन्होंने एक जीव को जगा दिया और वो जीव था गॉडजिला। 1950 में जो परमाणु परीक्षण हुए थे वो कोई परमाणु परीक्षण नहीं थे बल्कि गॉडजिला को मारने की कोशिश थी। ये जीव लाखों साल पुराना है, डायनासोर युग का। उस वक्त में हमारी धरती का रेडिएशन बहुत ज्यादा था, पर जैसे धरती का रेडिएशन कम हुआ इन्होंने पानी में रहना सीख लिया और धरती के कोर से रेडिएशन को एब्सॉर्ब करते रहे। इसीलिए मोनार्क ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया ताकि धरती पर इस तरह के जितने भी जीव हैं उन्हें समझा जा सके और जो धरती के लिए खतरा है उन्हें खत्म किया जा सके। फोर्ड इन्हें बताता है कि मेरे पिता कहते थे कि यहाँ पर कुछ है जो दूर किसी से संपर्क करने की कोशिश कर रहा है। सेरिज़ावा समझ जाते हैं कि हो ना हो म्यूटो गॉडजिला से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था जो समंदर की गहराइयों में है। फोर्ड यहाँ से अपने घर सैन फ्रांसिस्को के लिए निकल जाता है। वहीं यूएस के एडमिरल को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि म्यूटो ने रशिया की सबमरीन पर अटैक किया है और जब इस सबमरीन तक पहुंचते हैं तो देखते हैं कि म्यूटो उसका न्यूक्लियर का मटेरियल निकल रहा होता है क्योंकि यही इसकी एनर्जी का सोर्स है। म्यूटो जब इंसानों को देखता है तो वो अपना पैर जमीन पर पटकता है जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलती है और आसपास की सभी मशीन्स, हेलीकॉप्टर, ट्रेन सब कुछ यहाँ पर बंद हो जाते हैं जिससे यूएस आर्मी के कई लोग मारे भी जाते हैं। वहीं अब यूएस नेवी को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि पैसिफिक ओशियन से कोई बहुत बड़ा जीव किनारे की तरफ जा रहा है और ये समझ जाते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि गॉडजिला है। इसीलिए जब वो किनारे के पास आता है तो गॉडजिला पर हमला कर दिया जाता है। गॉडजिला यहाँ से निकल जाता है। वहीं म्यूटो को दिखाया जाता है जो उस प्लेन पर हमला कर देता है जिससे फोर्ड अपने घर सैन फ्रांसिस्को जा रहा होता है, पर तभी यहाँ पर गॉडजिला आ जाता है। गॉडजिला म्यूटो पर हमला कर देता है जिससे वो उड़कर यहाँ से भाग जाता है। डॉक्टर सेरिज़ावा को जब ये इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हैरान हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि अगर गॉडजिला म्यूटो को मारना चाहता है तो उसने गॉडजिला को सिग्नल क्यों भेजे। तभी उन्हें याद आता है कि म्यूटो के साथ उन्हें एक और एग मिला था जिसे उन्होंने निवेडा में उस जगह रखा था जहाँ पर न्यूक्लियर का वेस्ट मटेरियल रखा जाता है। वो समझ जाते हैं कि म्यूटो गॉडजिला को सिग्नल नहीं भेज रहा था बल्कि वो दूसरे एग को भेज रहा था जो निवेडा में है। गॉडजिला ने तो सिर्फ सिग्नल्स को रिसीव किया था और जब ये निवेडा जाते हैं तो वहाँ ये देखते हैं कि एक और म्यूटो है जो पहले वाले म्यूटो से बहुत ही विशाल है। इसके पंख नहीं होते क्योंकि ये फीमेल है जबकि पहले वाला मेल था और एक यही कारण होता है कि मेल फीमेल को सिग्नल्स भेज रहा होता है क्योंकि ये दोनों मीटिंग करके अपने परिवार को, अपने वंश को बढ़ाना चाहते हैं। फीमेल म्यूटो इसके बाद लॉस वेगास शहर में पहुंच जाता है जहां पर वो तबाही मचाना शुरू करता है। यूएस नेवी के एडमिरल अब ये फैसला करते हैं कि वो इनके ऊपर न्यूक्लियर हमला करेंगे। डॉक्टर सेरिज़ावा की असिस्टेंट विवियन कहते हैं कि न्यूक्लियर हमले से और रेडिएशन पैदा होगा जिससे वो और भी बड़े हो जाएंगे। डॉक्टर सेरिज़ावा ने कहते हैं कि मुझे लगता है कि यहाँ पर गॉडजिला इंसानों को नुकसान पहुंचाने नहीं बल्कि संतुलन बनाने के लिए आया है। वो इन दोनों म्यूटो को हरा सकता है।
पर इन दोनों की बातों पर, थियरीज पर किसी को कोई विश्वास नहीं होता और अब ये उन तीनों क्रीचर्स पर हमला करने की तैयारी करते हैं जो बहुत जल्दी सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी पर एक साथ मिलने वाले हैं। इसीलिए ये एक टीम को न्यूक्लियर बॉम्ब के साथ उस तरफ रवाना करते हैं। फोर्ड भी इन्हें ज्वाइन कर लेता है। ये न्यूक्लियर बॉम्ब पुरानी टेक्नोलॉजी का होता है क्योंकि नई टेक्नोलॉजी जो पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड है वो इन क्रिएचर्स के रेडिएशन से पूरी तरह से बंद पड़ जाती है। और फोर्ड और उसकी टीम जब ट्रेन से मिसाइल को लेकर जा रही होती है तभी इनके ऊपर फीमेल म्यूटो आक्रमण कर देती है और वो इनकी मिसाइल को निगल जाती है। अगली सुबह दिखाया जाता है कि लगभग सभी सोल्जर्स मारे जा चुके हैं पर फोर्ड अभी भी जिंदा होता है। इसके बाद यहाँ पर आर्मी आती है और फोर्ड को और बची हुई मिसाइल्स को यहाँ से लेकर सैन फ्रांसिस्को चली जाती है। सैन फ्रांसिस्को के गोल्डन ब्रिज पर दिखाया जाता है जहाँ पर पूरी आर्मी तैनात है और कुछ ही पलों के बाद यहाँ पर गॉडजिला आता है। गॉडजिला पर ये चारों तरफ से हमला करते हैं इसीलिए उसे जाना पड़ता है। यहाँ पर ये न्यूक्लियर बॉम्ब को भी ऑन कर देते हैं यानी कि उसमें टाइमर सेट कर देते हैं और टाइमर सेट करने के बाद ही इनकी सभी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें यहाँ तक कि बोट भी बंद हो जाती है क्योंकि यहाँ पर म्यूटो आ गया होता है। वो इनकी बोट पर हमला करता है और न्यूक्लियर मिसाइल को निगल जाता है। इसके बाद वो फीमेल म्यूटो के पास जाता है और जो मिसाइल उसने निगली थी वो उस मिसाइल को फीमेल म्यूटो को दे देता है। फीमेल म्यूटो सैन फ्रांसिस्को के चाइना टाउन में यानी कि बीच शहर में बहुत सारे अंडे दे देती है और मिसाइल को अपने अंडों के बीच में रख देती है ताकि अंडों को एनर्जी मिलती रहे। इस मिसाइल में टाइमर लगा होता है यानी कि कुछ ही देर में ये फट जाएगी और अगर ये फट गई तो शहर के 1 मिलियन लोग मारे जाएंगे। आर्मी चाहती है कि किसी भी तरह से इस मिसाइल को शहर से दूर ले जाया जाए इसीलिए वो एक टीम बनाती है और ये पूरी की पूरी टीम रात के अंधेरे में पैराशूट से चाइना टाउन में कूद जाती है जहाँ पर वो मिसाइल है। ये मिसाइल को ढूंढ लेते हैं जिसके चारों तरफ म्यूटो के हजारों अंडे होते हैं। मिसाइल फटने में अब 27 मिनट्स होते हैं। ये मिसाइल को नीचे उतारते हैं और जब फोर्ड उसे खोलने की कोशिश करता है तो वो खुल नहीं रही होती। इनके पास अब टाइम नहीं है इसीलिए तय करते हैं कि मिसाइल को बोट पर रखकर यहाँ से दूर ले जाएंगे। यहाँ पर अब गॉडजिला भी आ जाता है और वो फीमेल म्यूटो से लड़ना शुरू कर देता है और जल्दी यहाँ पर मेल म्यूटो भी आ जाता है। वो दोनों के दोनों गॉडजिला पर हमला कर देते हैं। इन तीनों के बीच में घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। वहीं नीचे दिखाया जाता है कि फोर्ड यहाँ से निकलने से पहले देखता है कि यहाँ पर पेट्रोल की पाइपलाइन है वो उसे तोड़ देता है जिससे यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। म्यूटो के जितने भी अंडे होते हैं वो सब के सब बर्बाद हो जाते हैं। ये देखकर फीमेल म्यूटो गुस्से से पागल हो जाती है। वो अपने घोंसले की तरफ आती है जहाँ वो देखती है कि उसके सारे अंडे पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। यहाँ पर वो फोर्ड को देख लेती है और जैसे वो उसे मारने वाली होती है यहाँ पर गॉडजिला आ जाता है। वो अपने मुंह के अंदर से एटॉमिक रेज निकालता है जिससे वो फीमेल म्यूटो को बुरी तरह से जख्मी कर देता है। अब यहाँ पर मेल म्यूटो भी गॉडजिला के ऊपर हमला करता है लेकिन गॉडजिला उसे अपनी पूंछ के प्रहार से मार देता है। वहीं सोल्जर्स जो मिसाइल को बोट से समंदर के बीचों बीच ले जाना चाहते हैं उनके पीछे फीमेल म्यूटो आ जाती है। वो कई सोल्जर्स को मार देती है और अब फोर्ड यहाँ पर अकेला बचता है। वो फोर्ड को भी एक बार फिर से मारने वाली होती है कि एक बार फिर गॉडजिला आ जाता है और वो उसका मुंह पकड़कर उसके अंदर अपनी एटॉमिक रेस छोड़ देता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है और इस तरह से गॉडजिला इन दोनों म्यूटो को खत्म कर देता है। फोर्ड यहाँ से मिसाइल को बोट पर लेकर आगे निकल जाता है। कुछ ही मिनटों के बाद अब मिसाइल फटने वाली है। वो बहुत बुरी तरह से जख्मी होता है इसीलिए वो कुछ भी नहीं कर पा रहा होता और तभी हेलीकॉप्टर से उसे ऊपर खींच लिया जाता है। बोट में जो मिसाइल होती है वो समंदर के बीचों बीच जाकर फटती है जिससे शहर को, नागरिकों को कोई भी नुकसान नहीं होता। अगली सुबह दिखाया जाता है कि फोर्ड अपने परिवार से मिलता है। साथ ही गॉडजिला भी शहर में निढाल पड़ा होता है। सबको लगता है कि गॉडजिला मर चुका है लेकिन अगले पल वो अपनी आंखें खोलता है और एक बार फिर से उस समंदर की गहराइयों में चला जाता है। गॉडजिला जिसे सब भक्षक समझ रहे थे वो सबका रक्षक निकला। इसकी आगे की कहानी का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। ये फिल्म सन 2014 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.4। इस फिल्म का बजट था $160 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $529 मिलियन की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।